हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण का अध्ययन करेंगे। वैसे ही नाम से स्पष्ट है, विशेषण यानी विशेषण जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है, सामान्यतया अपन उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण लगभग सभी कक्षाओं में काम आता है। विशेषतया छठी से लेकर कक्षा 10वीं तक उसी के तहत आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम विशेषण की परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण, फिर उनके भेदों की परिभाषा व उनके उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं। विशेषण की परिभाषा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, उसके गुण, उसकी दोष, उसकी संख्या, उसका परिमाण आदि जो ये शब्द बताते हैं उसे अपन विशेषण कहते हैं। विशेषता किसी की भी हो सकती है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि। किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की अपन विशेषता बता सकते हैं। जैसे वह लंबा व्यक्ति है तो लंबा उसकी विशेषता हो जाती है। उसी प्रकार विशेषण के तहत आता है विशेष्य। विशेषण का एक ही अंश माना जाता है जिसके अंतर्गत जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है। अब सुंदर कौन है? गीता। तो गीता हो गई संज्ञा, संज्ञा की विशेषता हो गई सुंदर। तो सुंदर शब्द इसके अंदर विशेषण है, तो गीता इसका क्या हो गया? विशेष्य। विशेषण शब्द हमेशा कभी कभी विशेष्य से पूर्व में भी आते हैं और उसके बाद में भी आते हैं। पूर्व में कैसे आते हैं? जैसे थोड़ा सा जल लाओ, यानी जल बाद में आया है, थोड़ा सा शब्द पहले आ गया। उसी तरह से 1 मीटर कपड़ा ले आना, तो कपड़ा संज्ञा शब्द बाद में आया है, 1 मीटर जो उसकी विशेषता बता रहा है कितना लेकर आना है वो पहले आया है। यह रास्ता लंबा है, तो रास्ता लंबा है, लंबा से पहले आ गया रास्ता। खीरा कड़वा है, इसमें बाद में संज्ञा शब्द आया है और इससे पहले पूर्व जो अपने वाक्य देखा उसके अंदर विशेषण पहले आया है और इसमें संज्ञा शब्द बाद में आया है, विशेषण बाद में आया है। खीरा कड़वा है, तो खीरा संज्ञा है, कड़वा उसकी विशेषता हुई, तो इसमें विशेषण बाद में आया है, संज्ञा पहले आई है। और इससे पूर्व वाले जो वाक्य थे उसके अंदर पहले विशेषण आया है, उसके बाद संज्ञा शब्द आया है। उसी के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और चौथा अंतिम भेद होता है संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की, कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, उनके दोष आदि का बोध होता हो, जिससे पता चलता है कि उसके अंदर गुण है या दोष है, ऐसे शब्दों को अपन गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे? किसी भी व्यक्ति का कोई भी भाव हो, तो जैसे अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक। उसी तरीके से किसी वस्तु का रंग बताना हो, लाल, हरा, पीला, सफ़ेद, काला, चमकीला, फीका आदि। किसी व्यक्ति की वस्तु की दशा बतानी हो, पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी, गीला, गरीब, अमीर, रोगी, स्वस्थ, पालतू आदि। किसी वस्तु का आकार बताना हो, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का गोल, सुडौल, नुकीला, समान, पोला आदि। समय बताना हो, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा, तो ये भी गुण में ही आता है। स्थान बताना हो, भीतरी, बाहरी, पंजाबी, जापानी, पुराना, ताज़ा, आगामी आदि। और कोई विशेष गुण बताने हो, जैसे भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी, सच, झूठ, सीधा आदि। गुण चाहे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं,
किसी दिशा का ज्ञान कराना हो, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, तो ये जो सारे शब्द होते हैं ये संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष आदि का बोध कराते हैं, इसलिए हम इन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला भेद है हमारा परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी भी वस्तु की संज्ञा अथवा सर्वनाम की उसकी मात्रा, उसका माप, उसका नाप तोल आदि का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो उपभेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के अंदर निश्चित माप रहता है, निश्चित मात्रा रहती है, निश्चित तोल रहता है। जैसे मेरे सूट में 3.5 मीटर का कपड़ा लगेगा। कपड़ा कितने मीटर का लगेगा? 3.5 मीटर। तो एक निश्चित माप हो गया। 10 किलो चीनी लाओ, चीनी कितनी लानी है? 10 किलो, तो 10 किलो उसका तोल हो गया, मात्रा हो गई। 2 लीटर दूध गर्म करो, दूध कितना गर्म करना है? 2 लीटर, तो उसका माप हो गया। तो उसी प्रकार इसका दूसरा भेद होता है अनिश्चित, जिसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। अनिश्चित के अंदर किसी भी वस्तु की मात्रा अनिश्चित होती है। जैसे यही उदाहरण अपन लेते हैं कि मेरी शर्ट में कुछ कपड़ा लगेगा या कुछ मीटर कपड़ा लगेगा, तो इसमें कहीं पर भी माप नहीं दे रखा है कितने मीटर लगेगा, तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण का तीसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। जिस तरीके से परिमाणवाचक विशेषण हमने पढ़ा उसी तरह से संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पाँचों, ये सारे शब्द एक संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस तरह परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद थे उसी तरह संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद है। पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के तहत जिन विशेषण शब्दों से एक निश्चित संख्या का बोध होता है उसे अपन निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 पुस्तकें मेरे लिए लेकर आना, तो पुस्तकें लानी है 2, एक संख्या का बोध करा रहे हैं। उसी के तहत संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं जिन्हें अपन संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। पहला होता है गणवाचक, जिन शब्दों के द्वारा गिनती का बोध होता है। जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो एक ही लड़का, तो एक संख्या का बोध करा रहा है। उसी तरह से 25 रुपये दीजिए, तो 25 रुपये वह भी एक संख्या का बोध करा रहा है। कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, तो 2 मित्र भी संख्या का बोध करा रहा है। 4 आम लाओ, कितने आम लाने हैं? 4, तो वह भी एक संख्या है। उसी तरीके से जिसमें वाक्यों के द्वारा किसी संख्या के क्रम का बोध होता है, जैसे वह कक्षा में प्रथम आया तो प्रथम उसका क्रम हो गया। उसी तरीके से इसके अंदर वाक्य दे रखा है पहला लड़का यहाँ आए, तो पहला लड़का उसका क्रम हो गया। यहाँ पे पहला संख्या का बोध जरूर करा रहा है लेकिन वो एक क्रम बता रहा है। दूसरा लड़का वहाँ बैठे, तो दूसरे लड़का एक क्रम बन गया। राम अपनी कक्षा में प्रथम रहा, तो कक्षा में राम का प्रथम एक क्रम रहा, इसलिए हम इसे क्रमवाचक कहते हैं। आवृत्तिवाचक के अंदर जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या की आवृत्ति का बोध हो उसे अपन आवृत्ति कहते हैं। मोहन तुमसे 4 गुना यानी 4 गुना, तो 4 गुना एक आवृत्ति का बोध करा रहा है। पहला गुना, दूसरा गुना, तीसरा गुना, चौगुना, 4 गुना एक आवृत्ति हो गई। उसी तरह से गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है, तो दुगुना भी एक आवृत्ति का बोध करा रहा है संख्या का, इसलिए हम इसे आवृत्तिवाचक कहते हैं। उसी का अंतिम भेद समुदायवाचक। जिन शब्दों के द्वारा केवल सामूहिक संख्या का बोध होता है उसे हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। तुम तीनों को जाना
पड़ेगा। तो तुम तीनों को, तो एक तीनों का समूह बन गया, समुदाय बन गया। यहाँ से चारों चले जाओ तो एक सामूहिक संख्या जो होती है उसे अपन समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसी का अगला भेद है संख्यावाचक का अनिश्चित संख्यावाचक। जिस प्रकार परिमाणवाचक के अंदर अपरिमाणवाचक विशेषण था, जिसके अंदर कोई निश्चित माप तोल नाप नहीं था, उसी तरह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी कोई भी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जिसमें कोई भी निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे, वहाँ पे किसी प्रकार की संख्या का बोध नहीं हो रहा है। इसी के तहत हम इसका अगला भेद समझते हैं संकेतवाचक। नाम के द्वारा स्पष्ट है कि संकेत के द्वारा जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हमें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंदर सर्वनामिक शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्वनाम के द्वारा ही प्रथम शब्द इसके अंदर सर्वनाम ही होता है, इसलिए हम इसको सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्योंकि संकेतवाचक विशेषण का निर्माण सर्वनाम शब्दों से ही होता है। जैसे वह गलत रास्ते पर जा रहा है, तो हमने संकेत किया वह आम का पेड़ है। पहला शब्द सर्वनामिक आया, इसलिए हम इसे संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। इन्हें हम निर्देशक भी कह सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में यह अंतर होता है कि जिन वस्तुओं की माप तोल नाप की जा सके उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिनका माप तोल नाप नहीं किया जा सकता उन्हें अपरिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक के अंदर माप तोल नाप होता है, जबकि संख्यावाचक विशेषण के अंदर संख्या का बोध होता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंदर क्या अंतर होता है? जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इस वाक्य में वह शब्द सर्वनाम है, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व आ जाता है या बाद में विशेषण के रूप में किया जाता है, जैसे वह के बाद में मुंबई आया, मुंबई शब्द संज्ञा है और जबकि वह सर्वनाम का बोध करा रहा, तो संज्ञा का प्रयोग सर्वनाम के बाद में हुआ है। तो पहला शब्द सर्वनाम आया, उसके बाद संज्ञा आया, इसलिए हम इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह रथ आ रहा है, तो रथ संज्ञा का बोध करा रहा है, जबकि इसमें रथ का विशेषण है, अतः इसलिए हम इसको सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। विशेषण की कुछ अवस्थाएं जिनको हम जानने की कोशिश करते हैं। विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषता जब किसी भी चीज़ की बताई जाती है तो उसके अंदर वस्तुओं के गुण दोष कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, या गुण दोषों की तुलना हम कम ज़्यादा से कर सकते हैं। तो तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती है। पहली मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा होता है उत्तमावस्था। मूलावस्था में विशेषण की किसी से कोई तुलना नहीं होती, केवल एक सामान्य वाक्य होता है। उस सामान्य वाक्य के अंदर किसी की भी विशेषता बताई जा सकती है। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे सावित्री की किसी से कोई तुलना नहीं की गई, केवल एक मूल वाक्य है। सुरेश अच्छा लड़का है, सुरेश की तुलना किसी से नहीं गई, केवल सुरेश की विशेषता बताई है कि वह अच्छा लड़का है। सूर्य तेजस्वी है, तो सूर्य तेजस्वी है, केवल सूर्य की विशेषता बताई गई है। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की आपस में तुलना की जाती है, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, तो रविंद्र की तुलना चेतन से की गई है। तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों की तुलना आपस में की जा रही है। तुलना अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। कहने का तात्पर्य है कि सविता रमा से अधिक सुंदर है, तो सविता की तुलना रमा से की गई है। यहाँ पे 2 व्यक्तियों और 2 वस्तुओं की तुलना अपन कर सकते हैं। उत्तमावस्था के अंदर कोई 2 या 2 से अधिक नहीं, उसमें सभी से एक साथ तुलना की जाती है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक, सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा बताया जाता है, उसे हम कहते हैं उत्तमावस्था।
जैसे पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, तो इसमें सभी से पंजाब की तुलना हो गई। अधिकतम का मतलब होता है सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। संदीप निकृष्टतम, सबसे बुरा बालक है। तो उत्तमावस्था के अंदर किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सभी से सबसे सर्वश्रेष्ठ जिसको बताया जाता है उसे हम कहते हैं उत्तमावस्था। तो परिमाणवाचक विशेषणों की ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषणों की नहीं। तो ये कुछ विशेषण की अवस्थाएं थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अवस्थाओं के कुछ रूप अपन और बना सकते हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिक, अधिक, अच्छी, सबसे अच्छी, चतुर, अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर, बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। इन शब्दों का प्रयोग करके हम उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और मूलावस्था के शब्दों का निर्माण, वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। विशेषण उसी तरीके से कुछ विशेषणों की रचना जो कि अपने आप ही मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना। तो शब्द के पीछे जब प्रत्यय जुड़ जाता है किसी भी संज्ञा शब्द के पीछे, तो उससे विशेषण शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ क प्रत्यय से निर्माण हुआ है, वैसे विशेषण शब्दों का निर्माण अपन संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे प्रत्यय लगने के बाद वह विशेषण शब्द बन जाता है। जैसे शब्द है अंश, अंश के पीछे इक प्रत्यय जुड़ा तो वह आंशिक बन गया। धर्म से धार्मिक, अलंकार से आलंकारिक, नीति से नैतिक, इक प्रत्यय। अर्थ से आर्थिक, दिन से दैनिक, इतिहास से ऐतिहासिक। तो इतिहास धन इक प्रत्यय जुड़ने से वह विशेषण बन गया। देव से दैविक, इत प्रत्यय से, अंक से अंकित, इत प्रत्यय जुड़ा। कुसुम से कुसुमित, सुरभि से सुरभित, ध्वनि से ध्वनित, सुधा से सुदित, तरंग से तरंगित। कुछ विशेषण शब्दों का निर्माण, संज्ञा से विशेषण बनाना, जो अपन अभी पढ़ा है। कुछ उदाहरण अपन और देखते हैं, जैसे जटा से जटिल, इल प्रत्यय जुड़ा, पंख से पंकिल, फेन से फैनिल, उर्मी से उर्मिल। इम से इम प्रत्यय जब स्वर्ण के पीछे जुड़ जाएगा तो स्वर्णिम बन जाएगा, रक्त से रक्तिम बन जाएगा। ई प्रत्यय जब जुड़ेगा तो रोग से रोगी, भोग से भोगी, योग से योगी। इन और इन प्रत्यय जुड़ेंगे तो कुल से कुलीन, ग्राम से ग्रामीण, ग्रामीण में इन प्रत्यय जुड़ा है। आत्मा से आत्मीय, यह प्रत्यय। जाति से जातीय, इसमें भी यह प्रत्यय है। आलू से श्रद्धा से श्रद्धालु, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु। वी प्रत्यय जब जुड़ेगा तो मनस से मनस्वी, तपस से तपस्वी। मय प्रत्यय जब जुड़ेगा तो सुख से सुखमय, दुख से दुखमय। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाया, कुछ सर्वनाम के देखते हैं। सर्वनाम से विशेषण बनाना, वह का वैसा और यह का ऐसा। तो उसी तरीके से मम से ममत्व, तो अपना से अपनत्व। तो ये सर्वनाम विशेषण शब्द है। क्रिया से विशेषण बनाना, क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों का निर्माण करना। पत से पतित, पतित यानी गिरावा। पूज से पूजनीय। पट से पठित, पठ यानी पढ़ना। वंद से वंदनीय। भागना से भागने वाला, पालना से पालने वाला। तो इस प्रकार आज हमने विशेषण की परिभाषा, उनके भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरणों को, उनकी अवस्थाओं को और किस प्रकार विशेषण शब्दों का निर्माण होता है उन्हें जानने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को समझना, ध्यान से देखना और इनके प्रमुख भेदों की परिभाषाएं, विशेषण व उसके भेदों की परिभाषाएं, तुलना व उसकी अवस्थाएं, इनके उदाहरण हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। और इस वीडियो को हम अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यदि हमें ये अच्छा लगता है तो हम आगे से आगे इसको शेयर करेंगे। ठीक है।